नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर है आपका 5 नंबर चैप्टर। ठीक है, धीरे धीरे हम इन चैप्टरों की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज ये 5 नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपके पादप जल संबंध। ठीक है, कि पादप और जल के मध्य क्या संबंध है, वो पादप क्या करते हैं कि जल को किस प्रकार से अवशोषित या संग्रहित करते हैं, वो किस प्रकार से जड़ों के द्वारा अपने शीर्ष भागों में जल को ऊपर की ओर भेजते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पादप और जल के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो पादप जल संबंध है तो इसमें कुछ विशेष आपकी क्रियाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके विसरण के बारे में पढ़ेंगे। किस के बारे में पढ़ेंगे? विसरण के बारे में, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एकदम इजीली तरीके से आप इसको समझने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें नेक्स्ट है कि परासरण क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि परासरण के प्रकार कौन कौन से, वे इस परासरण का पादपों में क्या महत्व है, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये भाग नंबर आपकी पार्ट नंबर 1 है इस वीडियो का, और जो भी नोट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है, और वो हैंड राइटिंग नोट्स आपको वहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। तो देखो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे बातें हैं वो आपको जान लेनी है। नॉर्मली है जल के बारे में, जल के बारे में आप जानते हो कि जल क्या है, इसके क्या क्या गुण है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। उन विशेषताओं को एक बार हम एक नज़र से देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या विशेषता जल की नॉर्मली, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, कि जल को भारतीय पुराणों में 5 मूलभूत तत्वों में से एक माना गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, पर जो बेसिक्स है वो हमें पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। जल सभी जीवित कोशिकाओं का क्या एक प्रमुख घटक है। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वह सभी जैविक क्रिया के लिए एक विशिष्ट अनुकूल माध्यम की तरह कार्य करता है। जल एक असाधारण यौगिक है, इसकी कई विशेषताएं जैसे कि ध्रुवीय प्रकृति। जल की कैसी प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति। किस प्रकार से कि जल अगर अपने आयनों में टूटता है तो क्या होता है कि एक तो H+ आयन बनाता है, एक आपके OH- आयन बनाता है। ठीक है, एक कौन सा बनाता है? OH- आयन। तो इस प्रकार से इसमें क्या आपके ध्रुवीय प्रकृति है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें क्या पाया जाता है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बीच में तो हो जाएगा आपके ऑक्सीजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन और इस तरफ भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में हाइड्रोजन जो बंध बनाता है वो कौन सा बनाता है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे कौन सा बंध है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि जल है वो क्या आपके सार्वत्रिक विलायक है। क्या है? सार्वत्रिक विलायक। ठीक है, अब देखो सार्वत्रिक विलायक का यहाँ पे क्या मतलब है। सार्वत्रिक विलायक मतलब इसमें हम जो भी चीजें घोलेंगे वो इसमें आसानी से घुल सकती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। अगर जल में आप नमक डालोगे तो वो घुल सकता है, आप चीनी डालोगे तो वो भी क्या कर सकती है? इसमें घुल सकती है। ठीक है, मतलब जल के अंदर सब सर्वाधिक जो भी चीजें हैं वो आसानी से इसके अंदर घुल सकती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। आप कभी कंफ्यूजन हो तो देखो विलायक और विलेय क्या होता है, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, आपको पता है फिर भी। देखो एक होता है विलियन। ठीक है, विलियन मतलब सॉल्यूशन। अब देखो विलियन होता है वो मिलकर बना होता है आपके विलेय और आपके किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है? विलायक। विलायक में देखो वर्ड कितने? 1 2 3 और 4, और विलेय में वर्ड कितने? 1 2 और 3। तो सबसे अधिक कौन सा? ये 4 वाला। तो विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है? विलायक, और जिसकी मात्रा क्या होती है? कम, वो क्या कहलाता है? विलेय। जिसकी मेरे पास एक यहाँ पे
मान लो कोई भी ये बीकर है इतना बड़ा, ठीक है। इस बीकर में मैंने डाल दिया 4 लीटर, तो डाल दिया क्या, डाल दिया पानी, और इसके अंदर 1 kg मैंने डाल दी, क्या डाल दी, शक्कर। 4 लीटर पानी के अंदर अगर मैंने 1 kg यहाँ पे शक्कर डाली है, तो यहाँ पे विलायक क्या होगा और विलेय क्या होगा। तो विलायक तो क्या होगा, जल, क्योंकि जल की मात्रा क्या है यहाँ पे ज़्यादा, तो जल क्या हो जाएगा, विलायक। और 1 किलो मैंने जो यहाँ पे शक्कर चीनी डाली है वो क्या हो जाएगा, आपके विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो आप विलेय, विलायक और विलयन में जो आप संबंध है वो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। तो जल के आपके सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च संसंजक व आसंजक बल होते हैं इनके अंदर, उच्च विशिष्ट ऊष्मा भी होती है, और उदासीन प्रकृति। उदासीन प्रकृति का मतलब जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, आपके 7 होता है, ठीक है। एकदम अशुद्ध जल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल जल की, तो उसका पीएच कितना होता है, आपके 7 होता है, ठीक है। तो अशुद्धियों के कारण कभी थोड़ा बहुत मतलब पॉइंटों में पीएच ऊपर नीचे हो सकता है अशुद्धि में, पर यहाँ पे अशुद्ध जल की बात की गई है, और अशुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो घनत्व होता है क्या होता है, उच्चतम होता है, ठीक है। तापक्रम के सीमित परास में तीनों अवस्थाएं, कौन कौन सी तीनों अवस्थाएं, पानी है जो जल है वो ठोस अवस्था में भी रह सकता है, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में भी रह सकता है, सॉरी द्रव में जल के रूप में, और गैस में वाष्प के रूप में ये रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपके जल है, इस जल में क्या है कि जो जल है वो तीनों अवस्था में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्था में रह सकता है, तीनों अवस्था। तीनों अवस्था कौन सी, अब देखो, अगर वो बर्फ के रूप में है, अगर वो बर्फ के रूप में, तो ये अवस्था कौन सी हो जाएगी, ठोस अवस्था। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर बर्फ से क्या बनता है, आपके जल, तो जल कौन सी अवस्था, लिक्विड स्टेट हो जाएगी, द्रव अवस्था हो जाएगी। और अगर जल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी वाष्प अवस्था में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, या गैस अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, पानी या जल होता है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो यहाँ पे कि कोशिका प्रत्येक जीव की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाएं इसमें उपस्थित जीव द्रव्य के कारण होती है, ठीक है। इसलिए जीव द्रव्य के गुणों में होने वाली प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक रासायनिक विधियों को समझना आवश्यक है, और जिनसे जीव द्रव्य को प्रभावित होता है। विसरण, पारगम्यता, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, अंतःशोषण आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं में जो भी यहाँ पे क्रियाएं हैं, विसरण, पारगम्यता, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, अंतःशोषण, इन सारी क्रियाओं को आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि विसरण होता क्या है, क्या विसरण क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस डिफ्यूजन को मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तो वो आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझते जाना, ठीक है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास मान लो ये 2 ड्रम है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 ड्रम बना दिए मैंने, एक ये पानी से यहाँ पे आपके इतना भरा हुआ है, जबकि एक ये पानी से इतना भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ है। अभी तो क्या है, ये अलग अलग है दोनों। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से एक नली के द्वारा क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, इन दोनों को नली के द्वारा मैं क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं क्या प्रोसेस होगी। और ऐसे पजल आपने बहुत सारे सॉल्व भी किए होंगे कि बहुत सारे नलियों को जोड़ देते, फिर देखते हैं कि उसमें पहला बीकर कौन सा भरा जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये जो ज़्यादा पानी है इसमें, ये पानी इस नली के द्वारा इस टैंक में आ जाएगा। अब देखो ये पानी इस टैंक में कब तक आएगा, तो कब तक आएगा, जब तक इन दोनों की सांद्रता, इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। मान लो इन दोनों का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का लेवल बराबर हो गया, तब तक पानी क्या होगा कि इस टैंक से इसमें आता रहेगा। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात है, मान लो ये आपका घर है, ये आपके घर का ये किचन है, और ये इधर आपके लास्ट में क्या है, आपका रूम है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हमेशा करते हैं। अब देखो
किचन में क्या बन रहा है, आपके खाना बन रहा है बहुत ही स्वादिष्ट, उसकी जो सुगंध होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे यहाँ से चलकर आपके रूम तक आ जाती है, अपने आप ही आ रही है। ठीक है, ये भी उदाहरण आप ध्यान में रखना। अब मान लो ये क्या है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर है, तो मंदिर में यहाँ पे आपके जो पुजारी है वो पूजा कर रहे हैं, तो उसमें जो अगरबत्ती की जो सुगंध है वो धीरे धीरे क्या करती है, पूरे मंदिर में फैल जाती है ना, पूरे मंदिर में फैल जाती है ना उसकी सुगंध। ये किसके कारण होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ, ठीक है, वो अपनी अधिक सांद्रता से हमेशा किस सांद्रता की ओर जाता है, कम सांद्रता की ओर। देखो हमने जल का उदाहरण लिया था, यहाँ पे जल अधिक था, मतलब जल की सांद्रता क्या है, तो जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। क्लियर है बात यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जी जो बन रही थी, जो भी व्यंजन बन रहा था, उसकी सुगंध हमारे कमरे तक आ गई। मतलब यहाँ पे रसोई घर में इसकी सांद्रता क्या थी, ज़्यादा, और हमारे कमरे में इसकी सांद्रता क्या है, कम। तो इसकी सुगंध चलकर कहाँ पे आई, हमारे कमरे में। और ये सुगंध कब तक आएगी, जब तक यहाँ की सुगंध और यहाँ की सुगंध क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार जो अगरबत्ती का धुआं या उस अगरबत्ती की जो सुगंध है वो पूरे मंदिर में फैल जाती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, एक और उदाहरण बता देता हूँ कि आप कभी भी परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम आपने देखा होगा कि पूरे घर में फैल जाता है धीरे धीरे। ठीक है ना, सबको पता चल जाता है कि आपने क्या लगाया, परफ्यूम लगाया। ये किसके कारण होता है कि पदार्थ हमेशा क्या करता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। अब देखो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, तो यहाँ पे जो क्रिया कहलाती है, जो प्रोसेस कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है आपके विसरण, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। क्लियर है बात यहाँ पे, ये समझ में आई होगी, मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण के द्वारा बताएं। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे अब उदाहरण के द्वारा, और कि हमारी बुक्स में इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं। कि अमोनिया की खुली बोतल को कमरे में रखने पर गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार पानी से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने पर पानी नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गति अवस्था में रहते हैं। ठीक है, हमेशा गतिज अवस्था में रहते हैं तथा उपलब्ध स्थान में समान रूप से वितरित होने का क्या करते हैं, पर्याप्त। जैसे कि मैंने टैंक का उदाहरण बताया था, दोनों एकदम लेवल में ना आ जाए तब तक वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और दोनों का लेवल बंद हो जाएगा तो पानी का आदान प्रदान भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे बंद हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, इसके लिए अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण। कि अधिक सांद्रता मतलब अधिक मात्रा से हमेशा कम मात्रा की ओर जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, विसरण की प्रवृत्ति गैस, द्रव्य और ठोस के अणु कणों या आयनों के रूप में पाई जाती है, लेकिन विसरण की दर होती है वो सब में भिन्न भिन्न होती है। कि गैस होती है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है, तो इसमें विसरण की दर क्या होगी, अधिक। द्रव में विसरण की दर क्या होगी, गैस से मुकाबले कम। और ठोस में विसरण की दर क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी, एकदम नगण्य होगी। और ये आप विसरण की दर है ठोस, द्रव और गैस में, ये आप अंतर छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे, कि एक ही तंत्र में उपस्थित दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं के विसरण की दिशा व गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए चीनी के सांद्र विलयन को शुद्ध जल के संपर्क में रखें तो चीनी के अणु जल की तरफ गति करेंगे, वे जल के अणु चीनी की तरफ गति करेंगे। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा किस तरफ गति करेगा, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार किसी भी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, अन्य पदार्थों की उपस्थिति पर क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। वो कोई भी फिक्स नहीं, मतलब एकदम फ्री टाइप से गति करता है। अब गैस है तो गैस क्या करती है, अपने आप ही गति करती है एकदम फ्री होके। ऐसा नहीं है कि हम जिस तरफ गैस को बोलेंगे उसी तरफ गैस को भेज सकते हैं, नहीं होता है ना ऐसा। तो वो एकदम स्वतंत्र रूप से वो अप्रभावित होती है दूसरे अन्य कारकों से। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, आपके स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, पौधों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का विसरण। हम थोड़ी कहते हैं पौधों को कि आप हमें ऑक्सीजन दो, नहीं तो आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि आप वातावरण की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो,
कि जैसे कि हम वातावरण क्या हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब वो फ्री रूप से, एकदम स्वतंत्र, एकदम फ्रीडम रूप से क्या करते हैं कि पौधे इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का क्या करते हैं, विसरण करते हैं। ठीक है, उन पे कोई दबाव नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ठीक है, न कि एक दूसरे के पदार्थों के अणुओं की उपस्थिति या सांद्रता पर निर्भर करते हैं। अब देखो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने से पहले देखो, सबसे पहला इसमें जो कारक है वो कारक है आपके तापमान। कौन सा कारक है, तापमान। अब देखो तापमान का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में पानी डाल दिया। ठीक है, पानी को अब गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर के जो कण होते हैं वो तेज तेज गति करके ऊपर की ओर आते रहते हैं ना, तेज तेज गति करके वो ऊपर की ओर आते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो पानी के कण नीचे से ऊपर आते हैं, धीरे धीरे वाष्प के रूप में बन जाते हैं, तो उसमें विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पानी को गर्म करते हैं तो विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये तो आप जानते हो कि ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, और जिससे विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात यहाँ पे ये। नेक्स्ट है आपके घनत्व। घनत्व क्या होता है कि विसरण की दर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विसरण की दर अधिक तो घनत्व क्या होगा, कम। तो विसरण की दर कम तो घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक। नॉर्मल है ये तो। नेक्स्ट बात देखो यहाँ पे, विसरण की दाब प्रवणता। दाब प्रवणता के मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे कि कोई भी गैस को हम प्रेशर करते हैं तो वो क्या होगी, अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर जाएगी, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास, हम घरों में देखते हैं कि हमारे पास 2 सिलेंडर है, यहाँ पे ये 2 सिलेंडर है। ठीक है, अब इन 2 सिलेंडरों में क्या करते हैं, इसमें तो गैस है आपके मान लो 1 लीटर। ठीक है, और इसमें जो गैस भरी हुई, गैस हमेशा लिक्विड के रूप में रहती है। ठीक है, तो लीटर में लिया मैंने, और इसमें गैस है 10 लीटर। अब मैं इस गैस को इसके अंदर डालूंगा तो गैस ये इसमें आएगी या ये इसमें जाएगी, तो गैस क्या होगा, ये 10 लीटर वाली गैस इस 1 लीटर में आएगी। क्यों, ऐसा करने पे क्या होता है कि जो अधिक सांद्रता, इसमें गैस क्या ज़्यादा और इसमें गैस क्या आपकी कम। ठीक है, तो अधिक सांद्रता से वो हमेशा कम सांद्रता की ओर जाने के लिए कोशिश करता है, या हमेशा जो अणु होते हैं वो आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, वो तो हो गए आपके विसरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़ लिए। एक तो तापमान, टेम्परेचर हो गया, सेकेंड नंबर घनत्व हो गया, और थर्ड नंबर कौन सा हो गया आपके, ये लास्ट में दाब प्रवणता। क्लियर है बात यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अब देखो विसरण का पौधों में क्या महत्व है। ठीक है, अब देखो पौधों में क्या होता है कि पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और जबकि वातावरण में क्या है, CO2 की मात्रा, तो वो CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण। तो इस प्रकार उनके मध्य CO2 व O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन ये भी किसके द्वारा होता है, पौधों में विसरण के द्वारा होता है। और खनिज लवणों का निश्चेट अवशोषण, क्योंकि मृदा में खनिज लवण क्या है, ज़्यादा, जबकि पौधों में खनिज लवण क्या है, कम। तो हमेशा गति किस तरफ करेंगे, ज़्यादा से कम की ओर। तो पौधे क्या करेंगे, उन खनिज लवणों को अवशोषित कर लेंगे जड़ों के द्वारा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो खनिज लवणों का निश्चेट अवशोषण, मतलब एकदम फ्री रूप से जो अवशोषण होगा वो आपके किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये पौधों में विसरण का यहाँ पे महत्व हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पारगम्यता। ठीक है, कि पारगम्यता क्या होती है। सबसे पहले देखो कि पारगम्यता मतलब पार प्लस गम्यता। पार मतलब आर पार जाना, गम्यता, पार मतलब आर पार, और गम्यता मतलब जाना। ठीक है, कि हमारे पास मान लो ये एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में कुछ पदार्थ तो अंदर जाते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यही क्या कहलाती है, आपकी पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश या उससे बाहर निकलने की जो प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के एक विशेष गुण के कारण होता है, और वही गुण क्या कहलाता है, आपकी पारगम्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, पारगम्यता। ठीक है, अब देखो इस पारगम्यता को समझना आप। इस पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां आपके 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की।
पारगम्यता का अर्थ मैंने बता दिया, आर पार जाना। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो इस पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां होती है वो 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहले प्रकार की जो झिल्ली होती है वो क्या करती है कि अपने अंदर से कोई भी अणु आए, कोई भी पदार्थ आए, उन सारे पदार्थों को आने भी देती है कोशिका में और उनको बाहर जाने भी देती है। ठीक है, कोशिका में वो प्रवेश भी कर सकते, कोई भी पदार्थ कोशिका में प्रवेश भी कर सकते और कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली। हमेशा आर पार उसमें से पदार्थ या अणु आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर एक ऐसी झिल्ली होती है जो बिल्कुल ही ना कोई भी पदार्थ हो उनको ना तो अंदर जाने देती, ना अंदर वालों को बाहर आने देती, ना बाहर वालों को अंदर जाने देती। तो ऐसी झिल्ली कहलाती है आपके अपारगम्य। कैसी झिल्ली कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली। दोनों समझ में आ गई। पारगम्य में कोई भी पदार्थ आ जा सकता है, जबकि अपारगम्य में कोई भी पदार्थ नहीं आ जा सकता। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर होती है आपके चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब देखो चयनात्मक मतलब कुछ चयनित पदार्थों को क्या करती है कि कोशिका झिल्ली अपने अंदर आने देती है और उनको बाहर जाने देती है। क्लियर है बात यहाँ पे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। को कोई फिक्स एक विशेष पदार्थ का वो चयन कर लेगी झिल्ली। क्या कहेगी कि मैं एक इस पदार्थ को अंदर जाने दूंगी और इसी पदार्थ को बाहर आने दूंगी, इसलिए वो क्या कहलाती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, और फोर्थ नंबर जो झिल्ली पाई जाती है वो होती है आपके अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको याद रखना भाई, अर्ध पारगम्य झिल्ली को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम में आने वाली है। ठीक है, अब देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब आधे पदार्थ आ जा सकते हैं और आधे पदार्थ उसमें से नहीं आ जा सकते। वो झिल्ली कौन सी कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर, समझ में आ गया चारों? अब देखो इनको पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि किसी भी कोशिका में प्रवेश व उससे बाहर निकलने की जो प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के विशेष गुण पारगम्यता पर निर्भर करती है। वह परत जो विलेय एवं विलायक दोनों के अणुओं को पारण प्रदान करती है, मतलब आर पार आ जा सकते हैं, वो कैसी झिल्ली कहलाती है? पारगम्य। क्लियर है बात यहाँ पे। उदाहरण आपकी कोशिका भित्ति। जीवों में विभिन्न कोशिका जल के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य, वे जल में घुले विलेय के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। ऐसी झिल्लियां विभेदात्मक पारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, कि जो सिर्फ आद्य पदार्थों को या चयनित पदार्थों को ही जाने देती, बाकी को नहीं जाने देती। उदाहरण आपकी प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट, याद रखना इसका उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपकी कुछ परिस्थितियों में कोशिका झिल्ली केवल विलायक या जल के अणुओं के लिए क्या होती है? पारगम्य, और विलेय के अणुओं के लिए क्या होती है? पूर्णतः अपारगम्य, मतलब आधे पदार्थों को जाने देती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली आवश्यकता अनुसार अर्ध पारगम्य तथा चयनात्मक पारगम्य दोनों में से व्यवहार कर सकती है। ऐसी परत जो विलेय तथा विलायक दोनों के लिए कठोर होती है, मतलब दोनों को ना तो आने देती ना जाने देती, कोई भी पदार्थ इसके आर पार नहीं जा सकते, वो कैसी झिल्ली कहलाती है? अपारगम्य। उदाहरण हो जाएगा इसका उपत्वचा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। एक हो जाएगी आपके कॉर्क। क्लियर है बात यहाँ पे? ये पारगम्यता वाला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे परासरण की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस परासरण को आप समझने से पहले देखो परासरण का एक मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, दो बीकर है। ठीक है, एक बीकर में यहाँ पे हमारे पास 5 लीटर पानी है और इसमें पानी है आपके, दोनों में मान लो 5-5 लीटर पानी है। ठीक है, अब इस बीकर में मैंने 2 kg क्या डाल दी? शक्कर, और इस बीकर में मैंने डाल दी 5 kg शक्कर डाल दी। इसमें 5 kg पानी, 5 kg शक्कर, और इस बीकर में आपके 5 लीटर पानी और 2 kg क्या है? शक्कर है, चीनी है। ठीक है, समझ में आ गई? दोनों को घोल दिया मैंने। तो अब बताओ यहाँ पे दोनों में से जो विलयन
गाढ़ा किसका बनेगा, दोनों में से गाढ़ा विलयन किसका बनेगा। आप थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से गाढ़ा विलयन किसका बनेगा, इसका गाढ़ा विलयन बनेगा क्योंकि इसमें शक्कर की मात्रा क्या है, ज़्यादा। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन में अब देखो इसमें जल की मात्रा क्या है, दोनों में बराबर, तो यहाँ पे जल की मात्रा इसके मुकाबले क्या होगी, कम। इसमें क्या होगी, जल की मात्रा होगी कम होगी, ठीक है। क्यों, विलयन कैसा, सांद्र विलयन। तो सांद्र आपने ये पढ़ा होगा कि सांद्रता प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती किसको होती है, आपके विलायक के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, विलायक के। मतलब सांद्रता अधिक है इसकी, तो विलायक मतलब जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या इसके मुकाबले कम है, तो सांद्रता कम, तो विलायक मतलब जल क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, जल क्या होगा, ज़्यादा। अब बताओ यहाँ पे कि मैं अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दूँ इनके बीच में, तो इसमें सांद्रता कम मतलब पानी क्या है, ज़्यादा। तो पानी किस तरफ जाएगा, ये पानी इस तरफ आएगा या ये पानी इस तरफ जाएगा, तो ये पानी क्या होगा, इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा, और इस तरफ पानी की मात्रा है कम। आप यहाँ पे सोचेंगे कि दोनों में पानी तो 5-5 लीटर है, पर ध्यान देना इसकी सांद्रता क्या है, इधर वाले की ज़्यादा सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या है यहाँ पे ज़्यादा, जबकि इसकी सांद्रता क्या है, कम। तो विलायक क्या हो गया, ज़्यादा, और विलायक क्या है आपके जल, तो जल की मात्रा इसमें क्या हो गई, ज़्यादा, और इधर जल की मात्रा कम। तो पानी होगा वो आपके कम सांद्रता, इधर तो क्या है सांद्रता कम, और इधर सांद्रता क्या है, ज़्यादा। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु, विलायक के अणु यहाँ पे क्या है, जल। विलायक के अणुओं का गमन वही क्या कहलाता है, आपके परासरण कहलाता है। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आई होगी आपको। देखो एक और आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास एक ये पानी का बीकर है, एक हमने इसमें ये किशमिश डाल दी। देखा होगा आपने कि पानी के अंदर किशमिश डालने पर सुबह देखते हैं कि ये किशमिश क्या हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती, फूल जाती। क्यों, क्योंकि इस किशमिश के अंदर शर्करा की मात्रा क्या ज़्यादा होती है ना, शर्करा की मात्रा ज़्यादा मतलब पानी क्या है इसके अंदर कम, और इस प्लेट के अंदर पानी क्या है, ज़्यादा। तो ये प्लेट वाला जो पानी होगा इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये भी किसका उदाहरण, आपके परासरण का उदाहरण, ठीक है। किसका उदाहरण है, परासरण का, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने परासरण के बारे में बता दिया। अब परासरण होता है 2 प्रकार का, कौन कौन सा। अब देखो जल इसके अंदर प्रवेश कर रहा है किशमिश के अंदर, तो वो तो कहलाता है आपका अंत्य परासरण। अंत्य परासरण मतलब जल क्या कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, वो क्या कहलाता है, आपके अंत्य परासरण। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो एक बीकर है मेरे पास ये, इसमें मैंने नमक का घोल डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक का घोल डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक मैंने अंगूर रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, अंगूर। नमक की मात्रा क्या है, इसमें ज़्यादा है, जबकि इस अंगूर में नमक की मात्रा क्या है, कम। तो ये जो आपके पानी होगा वो अंगूर में से क्या निकल जाएगा, बाहर। तो इसे कहते हैं बहिःपरासरण। और सुबह हम देखते हैं कि अंगूर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बहिःपरासरण। मतलब जो जल था वो अंगूर से क्या गया, बाहर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बहिःपरासरण। और जब जल किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये समझ में आया होगा, बहिःपरासरण और अंतःपरासरण, ठीक है। अब देखो इस परासरण को यहाँ पे समझते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखो इसकी डेफिनेशंस क्या है कि परासरण वह क्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए भिन्न भिन्न सांद्रता वाले गोलों में विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले गोल से अधिक सांद्रता वाले गोल की तरफ होता है, वो क्या कहलाता है, परासरण। क्लियर है बात, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये एक प्रैक्टिकल है, यहाँ पे प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, थिसिल के वाला, ठीक है। इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे आपके परासरण 2 प्रकार के, एक तो अंतःपरासरण, एक बहिःपरासरण, ठीक है। अब देखो किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन मतलब जिसकी परासरण सांद्रता क्या हो, कम, कोशिका के अलावा उसमें परासरण सांद्रता क्या हो, कम हो, ठीक है, में रखने पर जल के अणु अल्प परासरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। मैंने बताया था कोशिका में प्रवेश करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, आपके परासरण। क्लियर है बात यहाँ पे।
और जब जल क्या होता है कोशिका से बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिःपरासरण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो परासरण का यहाँ पे महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण के द्वारा किया जाता है, कि जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो किसके द्वारा, इन परासरण के द्वारा। पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण भी किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। कोशिका की स्फीति अवस्था परासरण पर निर्भर करती है, मतलब उस कोशिका को एक जिसकी पौधा होता है वो एकदम गोल होता है, तो उसकी स्थिति बनाने की, उसकी आकृति बनाने के जो कार्य होता है वो भी किसके द्वारा, इस परासरण पर निर्भर करता है। और जल का पौधों के विभिन्न अंगों तक जो विसरण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा। कोशिकाओं की वृद्धि और पादपों का हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है, कौन, ये परासरण। ठीक है, तो ये आपके था यहाँ पे जो हमारे 5 नंबर चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।